जो राशि बनती थी वो हमने रिकॉर्ड में दिखाई। मान लीजिए 13 बीघा जमीन 2013 के समय किसी दूसरे पारिवारिक सदस्य के नाम, किसी रिश्तेदार के नाम हो सकती, वो मेरी धर्मपत्नी के नाम से वो अगर रजिस्ट्री या ट्रांसफर किसी रूप में होती है तो क्या हम उस संपत्ति का मूल्य उस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करेंगे? ये चीज देखने वाली है। और इसके अलावा मैं मेरी राजनीति के बारे में कहना चाहता हूं कि और मेरा स्पष्ट चैलेंज, चेतावनी मेरे शब्दों में कहना चाहता हूं, राजनीतिक जीवन में मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक नए पैसे का कोई आरोप साबित कर दे तो मूर्ति चौक पर फांसी का फंदा लगा लेना, संजीव बेनीवाल फांसी का फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार। लेकिन मैं ये चैलेंज उस साथी को भी कहना चाहता हूं, आरोप लगाने वाले को, कि क्या ये शर्त उसको मंजूर है? ये शर्त मंजूर है क्या? हम लोग तैयार हैं, या तो हमारे खिलाफ प्रमाणित कीजिए आप कि हमने कहीं भ्रष्टाचार किया है, या जनता प्रमाणित करेगी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। तो सजा, ये कोई सजा नहीं होती कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं पद से रिजाइन दे दूंगा, मैं गांव छोड़ दूंगा, ये सजा नहीं होती। हम लोग दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हैं। संजीव जी, आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले में मेरा खुला चैलेंज है कि कहीं भी मूर्ति चौक पर आप हमें आप जनता के बीच में बिठाइए। और दावे के साथ मैं कहता हूँ कि एक भी बात नहीं साबित हो, ये मैंने स्पष्ट बता दिया आपको। ये प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी तो किसी के एक होता देता हूँ आपको, किसी भाई को दर्द होता हो, किसी के पास खानदानी प्रॉपर्टी है, या किसी कोई खानदानी परिवार में यदि कोई पैदा हुआ है, कोई संपत्ति वाले परिवार में पैदा हुआ है, ये कोई जुर्म नहीं है। किसी पारिवारिक खानदानी परिवार में पैदा होना या संपन्न परिवार में पैदा होना, ये पाप नहीं है, ये उसका जुर्म नहीं है। ये बात उसको याद रखनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, निकले हैं जो लोग हमारी शख्सियत बिगाड़ने, उनके खुद के किरदार मरम्मत मांगे। संजीव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं पार्टी की ओर से, और वर्तमान विधायक जो है वो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से हो, तो आपने 2 बार विधायक रहे, तो आपके प्रमुख क्या क्या कार्य किए हैं 10 साल में, और आगे जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके जाओगे आप? जहाँ तक आपका सवाल है, जनता बड़ी आशा और विश्वास के साथ अपना मतदान के जरिए अपना जनप्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में भेजती है। और इसी इलाके में, अपने क्षेत्र में विकास के काम करवाना, ये हर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है, उसकी ड्यूटी होती है। और मेरा ये मानना है कि हर जनप्रतिनिधि अपनी ड्यूटी के प्रति, जनता के प्रति जो उनकी एक जिम्मेदारी है, उसके लिए, विकास के लिए काम करने का प्रयास हर जनप्रतिनिधि करता होगा, करना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब चुने जाते हैं, हम विकास करते हैं, हम लोग जनता में कोई एहसान नहीं, क्योंकि जनता ने हमें उस काबिल बनाया कि हम इस इलाके का विकास करें। ये बात दिगर है कि कुछ लोगों को ढोल पीटने की आदत है, हम लोगों को ढोल पीटने की आदत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1998 से 2003 के बीच में भी मुझे इस क्षेत्र की जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा था। और टाइम के हिसाब से देखिए, आपको याद होगा उस टाइम एसडीएम हेडक्वार्टर के लिए आपको नौर जाना पड़ता था। हमने यहाँ सब डिवीजन हेडक्वार्टर भादरा को सब डिवीजन घोषित उस समय करवाया। आज उस समय भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का जो मूल, जो जिसको मेन फीडर बोलते हैं, उसके अलावा जितनी
माइनर, चाहे वो डीपीएन हो, चाहे वो एनटीआर हो, सरदारपुरा हो, गुरश्री माइनर हो, भादरा माइनर, जितनी भी बरवाली माइनर, महराना, जो भी हो, सारी की सारी नहरें कच्ची हुआ करती थी। और उस जमाने में किसान को एक बड़ी दिक्कत ये आया करती थी कि कई बार वो नहरें क्षतिग्रस्त हो जाती थी, टहल के किसान को पूरा पानी नहीं मिलता था। एक किसान का बेटा होने के नाते सबसे पहले मैंने उस पहले कार्यकाल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमने सरकार के सामने उस बात को रखा कि इन नहरों को पक्का कीजिए ताकि टहल तक बूंद बूंद पानी का सही सदुपयोग टहल का किसान कर सके। आप लोग आकर के देखिए, आप चाहे सरदारपुरा के हेड पर चले जाओ, चाहे आप बरवाली माइनर के हेड पर चले जाओ, चाहे आप मुंसरी के हेड पर चले जाओ, चाहे भादरा माइनर के हेड पे जाओ, आप जाकर के आज भी देख सकते हो कि उस टाइम का उसके शिलान्यास का लोकार्पण का पत्थर आज भी हमारे नाम का लगा हुआ है। हमने उस टाइम इन सारी माइनरों को पक्का करवाने का काम किया, टहल पोर्शन तक उनको पक्का करवाने का काम किया। और आज उन माइनरों में टहल के किसान को पानी जो आता है वो पानी सही सलामत पानी लोगों को मिलता है, उसकी एक सुविधा मिलती है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि 1998 में जब मैंने सबसे पहले यहाँ का कार्यभार संभाला, उस समय सिद्धमुख वितरिका यानी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाली सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका, जिसकी मेरे विधायक बनने से पहले एक लंबी डिमांड उस समय यहाँ के किसान कर रहे थे, बड़े आंदोलन जो है उस जमाने में हुआ करते थे। और मैंने उस समय सरकार के समक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी के समक्ष उस बात को मजबूती के साथ रखा। और मेरे उसी कार्यकाल में सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका को न केवल मंजूर करवाया बल्कि उसका निर्माण कार्य भी हमने पूरा करवाया। आज सिद्धमुख और रतनपुरा वितरिका आप देखो, स्कूल कर्मोन्नत करवाने का काम भी उस जमाने में किया गया। आज यदि आप नजर डालोगे हमारे 2013 और 2018 के कार्यकाल के दौरान किए जाने वाले काम, एक मांग करीब 25-30 साल से इस इलाके में थी कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ के विद्यार्थियों उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उनको या तो हरियाणा जाना पड़ता था या पड़ोस के किसी दूरस्थ स्थान पर जाना पड़ता था। और एक लंबी मांग थी कॉलेज की। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे उस कार्यकाल के दौरान हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने हमारी उस मांग को पूरा किया और भादरा में प्रथम कॉलेज यानी राजकीय महाविद्यालय की स्थापना। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए 10वीं का स्कूल चाहे 10+2 का स्कूल हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को भी जाने नहीं था तो उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए जगह चक्कर लगाने पड़ते थे। हमारी पिछली सरकार जब बनी तो हमने मजबूती के साथ इस बात को रखा कि रोज रोज जनता इस बात से परेशान होती है, हमारे छात्र परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो एक इस तरह की व्यवस्था हमारे विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लगभग प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में हमने इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी 10+2 के स्कूल खोलने का काम किया, कर्मोन्नत करवा करके 10+2 बनाने का काम किया। और बड़ी संख्या में 10वीं के स्कूल भी उस समय खोले गए। CSC PSC से CSC में कर्मोन्नत विज्ञान डिग्री का आपने देखा उस कार्यकाल के दौरान हुआ। पशुओं के उपकेंद्र खोले गए। गांव में आपने देखा होगा कि हमारी उस सरकार से बनने से पहले खड़वंजा निर्माण की सड़कें हुआ करती थी। CC रोड जिसको हम बोलते हैं वो कहीं कहीं शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती थी। ये भी मैं याद दिलाता हूँ कि शहरी क्षेत्र की भी 1998 वाले टर्म में पहली सीमेंट रोड सावर रोड पर वो बनाने का काम भी हमारे कार्यकाल में हुआ था। जब स्टार्ट हुई थी CC रोड की देखी थी, लेकिन वो शहरी क्षेत्र तक सीमित थी। हमने निर्णय लिया कि गांव में जो कीचड़ वगैरह है उससे निजात दिलाने के लिए
गांव का गौरव बढ़ना चाहिए और बड़े पैमाने पर प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर लगभग हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाने का काम किया, सीसी रोड बनाने का काम किया और इसके साथ साथ मिसिंग लिंक बड़े पैमाने पर बनाई गई। आपका हाँ हम बैठे हैं, आपको याद दिलाना चाहूँगा ये रोड भादरा बाढ़ समुद्र आप कह लीजिए या रावसर बाढ़ समुद्र इसको कह लीजिए, इस रोड को भी करीब 135 किलोमीटर मेरे ध्यान आ रहा है। इस सड़क का पुनर्निर्माण हमारे समय में जब हम आए थे तो आवागमन के लिए बहुत दुविधा हो रही थी, ये हमारी उस सरकार के समय किया गया। और इसके साथ साथ कामों का जहाँ तक सवाल है, जितना बन पाया विकास के काम करने के प्रयास किए गए। और आज आपने देखा होगा कि हमारे स्थानीय वर्तमान या निवर्तमान कह सकते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय को ढिंडोरा पीटने की आदत पड़ गई, ढोल बजाने की आदत पड़ गई और C65 एक ओवरब्रिज को लेकर के बड़ा भारी हो हल्ला किया गया, बड़ा भारी उसका श्रेय लेने का और एक तरह से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बढ़ने वाली बात इन लोगों ने की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अच्छी बात आप C65 बना रहे हैं, अच्छी बात है आप किसी निर्माण के लिए स्वीकृति ला रहे हो, हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि पिछले भाजपा के कार्यकाल के दौरान करीब 1.5 दर्जन के करीब रेलवे अंडरब्रिज बनाने का काम हम लोगों ने किया था और भादरा विधानसभा क्षेत्र का पहला रेलवे ओवरब्रिज भाटी मोड़ पर बनाने का काम हम लोगों के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और आज भी गोगामेडी की सभा के अंदर माननीय नितिन गडकरी साहब पधारे थे, शहर में जो समस्याएं आई हुई उसके लिए ओवरब्रिज की घोषणा भी हमारी सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री करके गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए विकास का काम करवाना, ये विकास का काम करवा करके हम यदि सत्ता में किसी पद पर हमें जनता ने पहुंचाया है तो विकास के काम करवा करके हम किसी पर एहसान नहीं करते। ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। इसलिए ये विकास के नाम पर इस तरह की बात कह करके बार बार जो है ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है। काम समय अनुसार किए जाते रहे। आगे भी भविष्य में सरकार बढ़ेगी, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ने के बाद विकास की गति को और आगे बढ़ाने का काम हम लोग के समय में चकबंदी सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद में वो बंद हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखिए, किसी काम को करने के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आपको याद होगा पिछली सरकार के समय, क्योंकि आज सिद्धमुख सिंचाई परियोजना को लंबा समय हो गया, आज भी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में जो गांव, जो सिंचाई का क्षेत्र है, उसमें आज भी बाराबंदी, चकबंदी और ये बार बार जो है कहते पानी थेफ्ट हो रहा है, जो भी दिक्कतें आती हैं, इस सब का समाधान वास्तविक रूप में यदि देखोगे तो एक ही समाधान है। इसका समाधान ये है कि चकबंदी, किलाबंदी, चकबंदी, मुर्बाबंदी का काम पूरा हो और वो काम पूरा होने के बाद बाराबंदी एक तरह से लागू हो, ताकि किसान को अपनी वास्तविक पानी की बारी का पता चले और एक सही सिस्टमिक ढंग से सिंचाई की सुविधा का उपयोग यहाँ के किसान कर सके और उसका पूरा लाभ किसान को मिले, किसी तरह के विवाद या झगड़े नहीं हो, ये स्थिति बननी चाहिए। इसके लिए पिछली सरकार के समय हमने किलाबंदी, चकबंदी, मुर्बाबंदी का काम मेलिया गांव से हमने उसका शुभारंभ किया था और लगभग 75% काम हमारी सरकार के समय हमने पूरा किया। उसके बाद में 2018 के चुनाव आ गया, आचार संहिता लागू और आचार संहिता लागू होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को या हम लोग जनता ने पुनः चुनकर भेजना उचित नहीं समझा। तो ऐसे हालात में आने वाली सरकार का ये दायित्व बनता था कि उस काम को कंटिन्यू रखे, उस काम में निरंतरता रखे। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ कि इन लोगों ने महज इसलिए कि ये काम बीजेपी शासन के समय का शुरू हुआ है, इस पर बीजेपी का ठप्पा लग जाएगा, फलां चीज ये हो जाएगी, इस दुर्भावना में आकर के एक घंटे का काम, प्रगति उस काम में इन्होंने नहीं की। उल्टा इन्होंने
का हम इस समस्या से निजात दिलाएंगे, पानी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करवाएंगे। इन्होंने सिंचाई के नाम का थाना, शायद आपने पहली बार राजस्थान में सुना होगा। पूरे राजस्थान प्रदेश में आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बैठे हैं, कहीं आपने सिंचाई का थाना सुना है? नौर के अंदर सिंचाई का थाना खोल करके इन्होंने ये ऐलान किया कि हम पानी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर देंगे, जिसकी FIR होने के बाद जिसकी शायद कोर्ट कचहरी जो है वो अवसर में स्थापित की गई है। मेरा कहना ये नहीं है कि आप किसी अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान के तहत आप थाने क्यों खोले। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है। थाने तो पहले से 3 थे यहाँ, भादरा, भिरानी और आपकी गोगाबड़ी इस क्षेत्र के थाने थे। और कोई भी एक तरह से किसी तरह का अपराध होता है तो उसकी FIR तो उसी धारा दफा में होती है, आज भी हुई होती है। तो केवल मात्र थाना खोलने से आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और यदि हुआ तो बता दीजिए आप, आज भी समस्या यथावत है। अच्छा होता कि ये लोग, ये चुने हुए लोग, वर्तमान की सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसान हित की बात करते हुए उस काम को यदि कंटिन्यू करती, उस शेष काम को यदि पूरा करवाती, तो आज यहाँ के किसान को बहुत बड़ा फायदा। मैं कहना चाहता हूँ ये इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ की वर्तमान कांग्रेस सरकार और यहाँ का लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि किसान विरोधी, जन विरोधी। 64 नंबर अंडरब्रिज भी इसीलिए नहीं बढ़ा कि वो भाजपा का ठप्पा नहीं लगे। देखिए C64 का जहाँ तक सवाल है, अब आप पुनः उस बात पे आना चाहते हो जन साहब, मैं कहना चाहता हूँ C64 को आप याद कीजिए, ये दिन थे लगभग इनसे महीने पर पहले होगा, आचार संहिता हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय वसुंधरा राजे जी भाजपा पधारी थी यात्रा के दौरान, तो उन्होंने हमारे शहरवासियों ने एक उनको अवगत करवाया था कि C64 अंडर ब्रिज और दीजिए। और आपको याद होगा कि तुरंत प्रभाव से उन्होंने यहाँ हमारे विद्यालय ग्राउंड के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें सभा के अंदर सरेआम घोषणा की, और न केवल घोषणा की बल्कि उसकी प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृतियाँ भी थे पूजा के हाथों जारी की, उसकी वर्क ऑर्डर जारी हुई। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ कि वर्तमान जनप्रतिनिधि के जो है कि हठधर्मिता मान लीजिए, उनकी निष्क्रियता मान लीजिए, या सरकार का एक तरह से जो बात आप कहना चाहते हो वो बीजेपी के शासन में हुआ है, इस तरह की भावना मान लीजिए। C64 कब का कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जनता को एक राहत मिलती, लेकिन इन लोगों की जन विरोधी नीतियों की वजह से C64 लगातार लंबित होता गया और आज समस्या आपके सामने। संजीव जी, जिस प्रकार से आपके शासनकाल में ये जो गौरवपथ रोड बनी थी, अन्य सड़कें भी बनी थी और लगभग अभी तक वो चल भी रही है, ऐसी क्या तकनीकी थी उस समय और ऐसा क्या अभाव है इस समय कि सड़कें 1 महीने भी नहीं चल पाती? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग देखिए, जब भी सरकार में आने का जनता हमें मौका देती है, हमारी पार्टी की सरकार पिछली बार भी थी, हमारा एक काम का जहाँ तक सवाल है, काम के अंदर सवाल ये नहीं है कि आप संख्या में कितना काम कर रहे हैं, काम के विकास में ये होना चाहिए, काम के अंदर क्वालिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारी सरकार के समय जो काम हुए हो सकता है कंपेरेटिवली कहीं कम या कहीं ज़्यादा होगा, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ भी काम हुआ, आज ग्रामीण गौरवपथ जहाँ बने हुए हैं, आज जाकर के आप यदि देखोगे तो पानी का कनेक्शन करने के लिए PHP से कोई कनेक्शन लेता है ना, पानी की टूटी लगाने के लिए, उसमें जो एक तरह से होल करके जो कनेक्शन लेता है नीचे पानी पे पेयजल सप्लाई का, पूरा दिन लग जाता है उसको, एक सुराख ड्रिल लेके लगता है ना उसको खोदने में, पूरा दिन लग जाता है और सड़कें नहीं टूटती। आज जाकर देखिए ग्रामीण गौरवपथ कहीं भी आपको क्षतिग्रस्त नजर नहीं आएगी। मिसिंग लिंक सड़कें जो हमने बनाई, आज ये सड़क आपके सामने सड़क आप देखिए, आज तक कितना टाइम हो गया, आज तक सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। और इस राज्य के अंदर ये आप लगातार देख रहे हो, ये कहते हैं सोशल मीडिया पे, मैं कई बार मुझे दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कार्यकर्ता बंधु के काले नागिन जैसी सड़कें बना देंगे, ये देख लीजिए
बातें, क्योंकि इनको आदत ढोल पीटने की और अपने मुंह मियाँ मिठू बनने की इन लोगों को आदत लग चुकी है। अब ये इनकी क्वालिटी देखिए आप कहीं भी जाएंगे, चाहे मशीनरी हो, चाहे आपके शहर का कोई निर्माण कार्य हो, सब जगह आप जाओगे हफ्ते 10 दिन पहले कार्य होता है और 15 दिन बाद उसमें मरम्मत की आवश्यकता पड़ जाती है। ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते। और मैं ये भी बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये नौबत क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि सड़क निर्माण का कार्य हो या कोई दूसरा निर्माण कार्य हो, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भादरा की सीवरेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भादरा की सीवर का जहाँ तक सवाल है, ये शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है। सीवरेज का कार्य लगातार इन्होंने लंबित भी किया। आज जगह जगह पूरे शहर के अंदर देखिए, जगह जगह से चैम्बर धस रहे हैं, सड़कें टूट रही है, गंदे पानी का एक आलम बन चुका है और पूरा शहर इस समस्या से त्रस्त। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की सीवरेज व्यवस्था कंप्लीटली फेल हो चुकी है। वो इसलिए हुआ कि उसमें भी वर्तमान शासन के दौरान उस कार्य के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और आज एक तरह से शहर को नारकीय जीवन जीने पर विवश कर दिया गया है लोगों के, और इसके साथ साथ न केवल एक बाधा ऊपर होने, जगह जगह टूटना, क्षतिग्रस्त होना, चैम्बर धस जाना, बिल्डिंगों में दुकानों में दरार आ जाना, पानी नीचे बिल्डिंगों में चला जाना, न केवल यहाँ तक सीमित, बल्कि आपने अनेक वार्डों में देखा होगा कि हमारा पेयजल का पानी सीवरेज के साथ मिक्स होकर के और गंदा पानी पीने के लिए भी लोगों को मजबूर होना पड़ता है। आपने अपने विधायक काल में भादरा कस्बे के लिए पानी की एक स्कीम लाई थी और उसका फिर आगे क्या था? नहीं, देखिए हम लोगों ने जो पीने के पानी की समस्या, विशेष करके गर्मी के मौसम में पानी जो हमारा स्टोरेज होता है, पानी की कमी आ जाती है, जिससे पानी की नियमित सप्लाई में नहीं दिया जाने की स्थिति बन जाती है। तो हमारे समय में जो आप इस बात की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है, हमारा उस समय एक सोचना था कि जैसे पानी हमारा अमरसिंह सिस्टम से जो वर्तमान में भादरा में जो पानी जो आता है, खरा पानी पीना पड़ता है, वो पानी का चैनल जो बना हुआ है आने का, पानी का जो स्रोत है वो अमरसिंह सिस्टम से। चूंकि अमरसिंह सिस्टम 15 दिन चलता है, हमारी सिद्धमुख सिंचाई की नहर चलती है। तो एक इस तरह का प्रपोजल उस समय लिया गया था, हमने दिया था, एक मांग हमने की थी कि 15 दिन जब अमरसिंह चलती है तो हमारा चैनल चल रहा है, तो सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली जो 15 दिन चलती है उससे भी एक आउटलेट लेकर के पीएचडी के लिए और एक और चैनल वहाँ से या पाइपलाइन वहाँ से लेकर के आए, ताकि पूरा महीना पानी चाहे अमरसिंह में चल रहा हो, चाहे सिद्धमुख में चल रहा हो, लगातार पानी स्टोरेज हमारे वाटरवर्क्स में होता रहे और इस शहर में पानी की कोई की समस्या नहीं आई। वो हमने प्रस्ताव बना के उसमें दिया था। उसके बाद हमारी सरकार, क्योंकि चुनाव हो गया, आचार संहिता लगी, सरकार तो उस स्कीम को रोक दिया गया। तो उस स्कीम पे अभी तक मैं ये नहीं कहता, अगर प्रगति होती तो आपके सामने आ जाती, अगर उसमें कोई प्रोग्रेस होती तो आपके सामने आ जाती, लेकिन शायद इन्होंने उस काम को प्राथमिकता नहीं दी। अब दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, पेयजल का आपने जिक्र कर दिया, जल जीवन मिशन, ये जो अभी गांव के अंदर आप देख रहे हो अनेक जल प्रदाय योजनाएं बनी हैं, जगह जगह पाइपों के ढेर आप देख रहे हो, इसका भी एक ढिंढोरा पीटने का काम लाभ देने वाले कर रहे हैं कि देखिए हमारे समय में इतनी पाइपें आ गई, हमने इतनी योजनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी मेहरबानी से नहीं है, ये जल जीवन मिशन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस योजना को लेकर के आए। उन्होंने इस योजना को लागू किया है कि 2024 के दिसंबर तक भारतवर्ष में किसी भी इलाके का व्यक्ति पेयजल से वंचित न रहे और हर घर में
नल के द्वारा शुद्ध जल पीने का उसके घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लागू की। उसका फायदा निश्चित रूप से लोगों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये कहते हुए भी तकलीफ है कि जल जीवन मिशन योजना में भी राजस्थान की सरकार का आशातीत सहयोग न मिल पाने की वजह से, या यहाँ वही बात फिर आ जाती है कि चूंकि ये योजना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की दी हुई है, इसलिए राजस्थान की वर्तमान सरकार ने जगह जगह जल जीवन मिशन में बाधाएं उत्पन्न की है। और जो प्रगति आज देश भर में जल जीवन मिशन योजना को लेकर के हो जानी चाहिए थी, चूंकि इस योजना से जुड़े हुए मंत्री भी हमारे राजस्थान प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी मंत्री, उन्होंने खूब पैसा इस काम के लिए स्वीकृत करने में खुले हाथ से उन्होंने जारी किया, लेकिन फिर भी जो एक रेशा, जो एक अनुपात में पैसा राजस्थान सरकार का वहाँ जाना चाहिए था, वो समय पर ना देने की वजह से, जगह जगह उसमें बाधाएं उत्पन्न करने की वजह से जो परिणाम आज जल जीवन मिशन योजना का आ जाना चाहिए था वो नहीं आ पाया। ये भी इस सरकार की एक विफलता मैं राजस्थान सरकार की मानता हूँ। और जहाँ जहाँ काम हुए जल जीवन मिशन में, उसमें भी इन लोगों ने, जैसे ढाणियों में कनेक्शन देना हुआ, मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूँ, इन्होंने दलगत राजनीति में फंस करके इन्होंने लोगों के साथ भेदभाव भी किया है। और इस प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। इसलिए जो आज काम हो जाना चाहिए था, उस काम में बाधा। आप पर सर निरंतर आरोप लगते आए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने हर भाषण में बात कहते हैं कि मैंने जोड़ और गोचर पर कब्जे नहीं करवाए। आपके आज तक जोड़ पर कब्जों में या गोचर भूमि की इन बातों के ऊपर आज तक आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कितनी सर इन बातों में सच्चाई है, क्या आप कहना चाहें? इस बात में किसी तरह की सच्चाई नहीं, ये केवल राजनीतिक दलेस्ता से राजनीतिक आरोप लगाने का ये काम कर रहे हैं। बाकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं। संजीव जी, फसल मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक बार आप समझ नहीं पाए मेरी बात। मैंने पहले भी कहा, निकले हैं जो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, उनके खुद के किरदार भरमत मांगे, उनको देख लेना चाहिए। आपने क्या किया, आपने क्या किया है भादरा के अंदर? एक तरह से झूठ और लूट का लाइसेंस आपको भादरा में मिल चुका है, और लगातार आप झूठी बातें लोगों के सामने कर रहे, लोगों पर झूठे आरोप लगा रहे, किसी आरोप में सच्चाई नहीं। फसल बीमा को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कह रहा है कि मैं जेब में ब्याज में फसल बीमा योजना, थोड़ा सा तो मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा। आपने अच्छा सवाल किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम एक बहुत बड़ी सौगात भारतवर्ष के किसानों को दी, और उसका बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर के किसानों को मिल रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जब से ये योजना लागू हुई उस समय हम सरकार में 2018 के चुनाव से पहले आप आंकड़ा निकाल लीजिए, लगातार फसल बीमा योजना का बड़ा लाभ भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को मिला, और एक साफ सुथरा बीमा जो है यहाँ के लोगों को मिला। 2018 के बाद में मुझे ये कहते हुए तकलीफ है कि जिस फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को भ्रमित करके लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने यहाँ सत्ता हासिल करने का काम किया, उनके आने के बाद आपने देखा होगा 2018 के बाद अब तक जो भी फसलें आई, हर फसल के दौरान फसल बीमा के लिए लगातार लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कभी एसडीएम कार्यालय के आगे, कभी डुंगराना में, कभी रामगढ़ में, अनेक जगह धरने प्रदर्शन हुए। एक भी साफ सुथरा बीमा एक भी फसल का नहीं आया। अभी जो बीमा आया है चूरू जिले में, आप चूरू विधानसभा क्षेत्र का, चूरू का आप हिसाब लगा लीजिए, भादरा का हिसाब लगा लीजिए, और 5 गुना ज़्यादा बीमा लोगों को मिला है। अरे मुझे तो ये कहते हुए अजीब सा लग रहा है मुझे, और बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के लाल झंडे वाला प्रतिनिधि तो केवल बीमा बोलता है, बल्कि इस
योजना का नाम तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है भाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कभी नाम सुना आपने उनके श्रीमुख से? पूछना चाहता हूं आप सबको, कभी आपने माननीय विधायक महोदय के श्रीमुख से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम सुना क्या? एक ढिंडोरा पीटते हैं, हमने बीमा दिला दिया, हमने क्लेम दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेने में भी उनको दिक्कत आ रही। तो मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में उसको लेकर के आए थे, राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोगों ने, राजस्थान सरकार में के इशारे पर यहाँ के अधिकारियों ने फसल बीमा के अंदर अनेक तरह की रुकावटें पैदा की। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो बीमा करोड़पति के आधार पर मिलना चाहिए था, उस बीमे को जब क्या बोलते हैं उसको सैटेलाइट के आधार पर दिया गया, तो क्यों नहीं ये लोग स्टैक कमेटी के अंदर गए? स्टैक की जो एक कमेटी बनी हुई उसमें अपील होती है हर तरह की, तो ये लोग वहां क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं हम आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं, हमें राज नहीं आवाज चाहिए, इस तरह की बात करके आप सत्ता में आए हो, तो आपने क्यों नहीं ये मांग की कि भादरा क्षेत्र के अंदर आप जो है करोड़पति के आधार पर बीमा देने के बजाय आप सैटेलाइट से बीमा क्यों देंगे? क्यों हमारे किसान का गला घोटने का काम कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं ये इसलिए किया गया है, इस पर क्यों नहीं गौर किया गया, क्यों नहीं आवाज इन लोगों ने उठाई? मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यहाँ का जनप्रतिनिधि और सरकार में बैठे हुए लोग, उनके सारे काम करने वाले अधिकारी बीमा कंपनी से मिले हुए, बीमा कंपनी से इन्होंने बड़ी मिलीभगत कर रखी और मिलीभगत करके बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने का काम इन्होंने किया है और किसान का गला काटने का काम इन लोगों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर भादरा विधानसभा क्षेत्र में और इस जिले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। सर, आप पे लगातार ये भी आरोप रहता है, बलवान पूनिया हर भाषण में ये बात भी कहते हैं कि मैंने विधानसभा में आपके लिए आवाज उठाई है, मैंने हर जो एक जरूरी प्रश्न था वो प्रश्न मैंने आपके लिए विधानसभा में रखा है। आप ऐसे जनप्रतिनिधि को भेजें तो आपके प्रश्न पूछें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ चुनाव के जरिए आप अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते हो, यहाँ की जनता भेजती है, जनता चुनाव, तो विधानसभा में जो माननीय सदस्य क्षेत्र का होता है उसको जन समस्याएं भी सुननी पड़ती है, जनता के बीच सुख दुख में भी आना जाना पड़ता है, जनता से जुड़ाव भी रखना पड़ता है, विकास के काम भी करवाने पड़ते हैं, क्षेत्र के दौरे करके जन समस्याएं भी सुननी पड़ती है, जन समस्याओं का निवारण भी करवाना पड़ता है। और इसके साथ साथ विधानसभा में जाकर के इलाके की समस्याओं को और अनेक तरह के सवाल वहां उठा करके क्षेत्र को उस बात का लाभ मिले, ये प्रयास लगातार चुने हुए विधायक को करना पड़ता है, ये उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। और विधानसभा में बात को रखना एक विधायक का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं, एक तो जब हम विधानसभा में थे तो लाइव प्रसारण का भी सिस्टम नहीं था, अब लाइव प्रसारण का सिस्टम भी आ गया। दूसरा, चूंकि हम लोग जब विधानसभा में थे, मुझे याद है 98 में जब मैं था तो 153 की संख्या हमारी थी, एक विधायक दल होता है पूरा हमारा, और पिछली बार 163 थे, तो हमारा विधायक दल होता है हर पार्टी का, उसको शून्यकाल के दौरान किसी बिल आता है तो उस बिल पर बोलने का, बजट पे बोलने का, दूसरे विषयों पर बोलने का समय निर्धारित विधायक दल के अंदर होगा। और विधायक दल के अंदर किस पार्टी को इस विषय पर बोलने का कितना समय दिया जाएगा, ये विधानसभा अध्यक्ष जी चीफ विप से, पार्टी से संबंधित जो चीफ विप होता है उनको पूछ करके वो निर्धारित करते हैं कि फला पार्टी का इतना समय इस विषय पर बोलने का रहेगा, और उसको हमारे मुख्य सचेतक जी जो होते हैं वो फिर डिवाइड करके तय करते हैं कि इस विषय पर फला फला माननीय विषय बोलेंगे। वो तो पार्टी का डेवलपमेंट है, वो पार्टी का एक सिस्टम है। तो चूंकि एक तो ये भाई हमारी बड़ी पार्टी थी,
मैं तो दोनों बार ही बड़ी पार्टियों से विधायक रहा हूँ। अब ये भाई इनका तो विचारों का कभी एक आती है, कभी दो आती है। कई लोगों को गुमराह करने में जहाँ ये कामयाब हो गए वहाँ से बन क्या जाए। अब ये इस पिछली विधानसभा में वो थे, तो जो पार्टी का एक समय है, तो मेरे को लगता है शायद स्वास्थ्य कारणों से या बुजुर्ग होने की वजह से दूसरे विधायक महोदय ने तो अपना समय भी इनको दे दिया। तो बोलते गए और लाइव प्रसारण आ रहा है, आप लोग कहते हो फलानी से बोलो। मैं कहना चाहता हूँ सिस्टम की बात जहाँ तक है, सवाल की बात जहाँ तक है, विधानसभा में तो पर्सन हम लोग पूछते हैं, नियम के तहत पूछे जाते हैं, नियम के हिसाब से सदन चलती है। ये कागज ये मेरा बनाया हुआ है, इस कागज को आप पढ़िए। ये विधानसभा का कागज है, ये डॉक्यूमेंट विधानसभा का है। विधानसभा में सवाल पूछने की जो बात है, 14वीं विधानसभा, मैं 14वीं विधानसभा का सदस्य था पिछले शासनकाल के दौरान, और आज हमारे माननीय निवर्तमान विधायक महोदय आदरणीय बलवान पूनिया जी 15वीं विधानसभा के सदस्य। 14वीं और 15वीं का तुलनात्मक अध्ययन आप इसमें कर सकते हैं। हमने 14वीं विधानसभा जिसका मैं सदस्य था, इसमें लिखा हुआ है नीचे संजीव कुमार 175 ये हमारा नंबर होता है। तारांकित पर्सन संख्या, तारांकित पर्सन पूछे हमने 212, अतारांकित 250, कुल पर्सन पूछे मैंने विधानसभा में 462। मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान 14वीं विधानसभा में मैंने प्रश्न पूछे 462 कुल सवाल। अब मैं आता हूं 15वीं विधानसभा, माननीय बलवान पूनिया जी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सवाल पूछे। माननीय साहब ने तारांकित पर्सन 203 है, तारांकित 156, अंतर 70% 3, कुल पर्सन पूछे 362। यानी मैंने 100 सवाल ज्यादा पूछने का काम किया है। 100 सवाल मैंने, ये कागज मेरा बनाया हुआ नहीं, ये कागज ना आप कर सकते, मेरे पास फोटो नंबर नहीं। मैंने सवाल पूछे 14वीं विधानसभा में संजीव कुमार के सवाल 462% और बलवान पूनिया जी के 362। तो मैं कहना चाहता हूं कि 100% मैंने ज्यादा पूछे, तो किस आधार पर कह सकते हैं ये लोग कि हमने आवाज ज्यादा उठाई? ये कागज आप ले सकते हैं संजीव जी, जिस तो क्या एक सर बड़ा मामला इन दिनों भादरा की सुर्खियों में पूरी जनता इस वक्त आपको सुन पा रही होगी। चंदन की बहुत बड़ी तस्करी जो है वो पकड़ी थी, और लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का चंदन पुलिस ने प्राप्त किया। उसी जगह से शराब भी प्राप्त की थी। ऐसे में पूरी जनता आपको सुन पा रही है। अब हालांकि कार्रवाई होना संभव भी नहीं है, और तार भी कहीं ना कहीं वर्तमान राष्ट्र से उनके जुड़े हैं। अब क्या सर, अगर आप जीतते हैं, क्या आपकी सरकार आती है, क्या उन पर जांच की जाएगी? भाई साहब क्या सवाल पूछे, किस तरह का सवाल पूछे? बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक ही उल्लू काफी, हर साथ पे उल्लू बैठा है रमजान गुलिस्तान। क्या सवाल पूछे? देखिए, आपने आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा में आए, सबने अपने अपने हिसाब से काम किया। मैं सबका मान और सम्मान करता हूं। पेट्रोलियम पदार्थ के तस्कर, भूमाफिया, वो भी राज खुलने वाला है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी तो भूमाफिया भी आने वाले हैं। ये कौन लोग हैं? किन लोगों का नाम आया है? FIR में आपने पढ़ी होगी। कानपुरा में पिछले दिनों पत्रकार महोदय आप बैठे हो, आपने पढ़ा किन लोगों के नाम है? कौन लोग? आपने पढ़ रहे हैं ना? और मैं कहना चाहता हूँ, बड़े फकर के साथ कुछ लोग कहा करते थे कि आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता, आचार संहिता जेल में रखते हैं, ये वो। क्यों बोला ही नहीं छोड़े? आचार संहिता का पता चलने लगे आपको? ये धमकी हुए पेट्रोलियम पदार्थों को बड़े पैमाने पर बेचने वाले तस्कर पकड़े गए, नशे की गोलियां बेचने वाले लोग, एक में पद को ठेस पहुंचाने का भी काम किया है। और एक जो 1952 से लेकर के आज तक भादरा
खरा विधानसभा क्षेत्र का एक सोने जैसा इतिहास था, उस सोने जैसे इतिहास को कलंकित करने का काम इस व्यक्ति ने किया। ये बस साफ है। निशाना बिजली आंदोलन की बात करूँ संजीव जी, बट है लगातार संघर्ष 2-3 साल लगातार वहाँ लोग संघर्ष करे और बने एक नाम दियो कि जाति विशेष लोग संघर्ष करना लग रहे, मुकदमा कराया गया, 90 साल गए, बुजुर्गों को ब्याज भी मुकदमा तारीख पड़ने लग रही है, तो भी आंदोलन ने किए कोई आप जो